जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। में ये गेट का निर्माण ब्रिटिश ने किया। विद्यार्थियों को रहने के लिए एक एक कमरे में एक एक विद्यार्थियों को रहने की व्यवस्था रही और जमीन पर सोते थे, कोई खाट पलंग की व्यवस्था नहीं। दरवाजा इनकी बंद रखी गई है। ब्रिटिश ने हमें संकेत दे रहे हैं कि हम इसकी कंप्लीट खुदाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि कंप्लीट खुदाई करेंगे तो अपर वाले पोर्शन समाप्त हो जाएंगे। तो अपर वाले पोर्शन को देखते हुए नीचे वाले ग्राउंड लेवल का कमरा उन्होंने खुदाई करके बताया ये गुप्त काल का छत जो बनी थी वो नष्ट हो चुका है। ये 11 को कॉरिडोर मिला है, 11 को ब्लॉक मिला है। कमरा जो है आपको 330 कमरा एक काल का है, 3 काल का 990 कमरा है। प्लास्टर लगा हुआ था दीवार पे, खुदाई में सारे प्लास्टर नष्ट हो चुके हैं, चूने की प्लास्टर। ये बड़ा बड़ा 11 हॉल है, ये स्टडी हॉल है, प्राचार्य को बैठने के लिए चेयर है, ये सब रहने के लिए निवास स्थान है विद्यार्थियों के लिए। ये कॉरिडोर है और प्रत्येक गेट के पास में दोनों बाजू में बुद्ध की प्रतिमाएं थी। सम्राट अशोक ने अपने हाथों से इस धरती को भूमि पूजा करते हुए, इस धरती को नमन करते हुए सारी पुत्र की स्मृति में उन्होंने स्तूपा बनाया। इसी स्तूपा को 7 बार 7 राजाओं ने रिबिल्ड किया है। ये 2000 बरस होने जा रहा है पुरानी। ये ज्यों का त्यों बना हुआ है। इसमें प्लास्टर नष्ट हो चुकी है। ये राजा हर्षकालीन का है। ऊपर छोटा ईंटा पाल राजाओं काल का है, नीचे चौड़ी गुप्त कालीन का है। और काला काला दाग जो भी दीवार पर देख रहे हैं, ये काला काला दाग जो भी देख रहे हैं, ये जले का दाग। इसलिए कि बख्तियार खिलजी ने रत्न सागर जो लाइब्रेरी में 3 बिल्डिंग है, जब उन्होंने आया था, ऐसे तो विद्वानों का मत है कि 9 मंजिला की थी, लेकिन काला काला दाग जो देख रहे हैं, ब्रिटिश हमें इंडिकेट कर रही है, संकेत दे रही है कि जब उन्होंने आया तो इस विद्यालय के पुस्तकालय में आग लगवाया था, तो 6 महीने तक पुस्तकालय जलती रह गई थी। इसमें कोई रेक नहीं था, किताब एक पे एक दूसरा लाइन बाय लाइन रखा करते थे, जिसमें लाग लगने के बाद लोग अनुमान करते हैं कि आग और उसका सबूत 6 महीने तक रह गया। अब हम लोग रत्न सागर में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसकी बनावट 2 मंजिला ब्रिटिश हमें जानकारी दे रही है। इसमें 2 मंजिला है। जिस स्थलों पे
कॉरिडोर में हम लोग चल रहे हैं। ये आपको सेकेंड स्टोरी है और ये कमरा हर्षवर्धन कालीन का बना हुआ है, जिसमें लकड़ी का बैरियर लग जाता था, बंद होने की प्रक्रिया थी। उस वक्त इसमें नो एंट्री था और आयरन सीमेंटेड वर्क न्यू वर्क है। इस कमरे में पुस्तकालय लोग रखा करते थे, पुस्तक की भंडार थी, लेकिन काला काला दाग मिला है, जिससे ब्रिटिश ने हम लोग को जानकारी दी है कि लाइब्रेरी यही रहा होगा। तो नीचे का पोर्शन ये 7वीं शताब्दी की है। ऊपर का जो दरवाजा हम लोग दर्शन कर रहे हैं, ऊपर का दरवाजा वो 9वीं शताब्दी की है। ये कॉरिडोर था, रूप मिट्टी की छत बनी हुई थी, नष्ट हो गई है। देखिए ये प्लास्टर पहले का है, ये प्लास्टर जो है ये पहले का मिला, ये चूने का प्लास्टर, चूने का प्लास्टर पहले का है, जो कि अभी भी दीवार को पकड़े हुए। ये बरामदा 7वीं शताब्दी का हर्षवर्धन काल का है। ये स्टडी हॉल है, गुरु को बैठने के लिए चाहिए। ये प्राचार्यों को बैठने के लिए प्लेटफॉर्म है। उस वक्त में प्राचार्य इसी पर बैठ करके लोगों को टीचिंग करते थे। और ये 7वीं शताब्दी में यह स्टडी हॉल था, बीच में पिलर नहीं थी। स्मॉल जो स्टोन बीच देख रहे हैं वो पिलर नहीं थी, प्राचार्यों को बैठने के लिए स्टैंड। तो इसमें छत की ढलाई प्योर मिट्टी और ईंट से है, इसमें विदाउट सपोर्ट है। फिर भी इतना दिनों के बाद बारिश की पानी, जो वर्षा ऋतु में गंभीर बारिश होती है, वो बारिश की पानी एक भी बूंद भी इस छत से लीकेज नहीं होता है। उसे देखेंगे तो प्योर मिट्टी का। लेकिन ब्रिटिश ने इसको वर्क को जब उन्होंने देखा तो पूरे भारत में जब रेलवे का निर्माण कर रहे थे, रेलवे का ब्रिज उन्होंने अपने रूलिंग में इसी ढंग को उन्होंने यूज में लाया है, जो कि आज भी रेलवे का गाड़ी उसी पर रनिंग होते रहता है। ये गेट ओल्ड गेट है, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, पहले का गेट है। ये छत की ढलाई पूरे यूनिवर्सिटी में, पूरे विद्यालय के भवनों में, कमरे में इसी तरह का छत की ढलाई हुआ करता था। ये ओल्ड वर्क, ये जाड़े के दिन में गर्म और गर्मी के दिनों में ठंडा। उत्खनन से ब्रिटिश को इस दोनों कमरे से 2 बड़ा ह्यूज जार्स मिला है, बड़े विशाल मिट्टी का बर्तन मिला है। अच्छा। उसमें से जला हुआ चावल मिला, जो जला हुआ चावल संग्रहालय में हॉल नंबर 4 में रखा हुआ है। विशाल मिट्टी का बर्तन हॉल नंबर 1 में लेफ्ट एंड राइट दोनों कॉर्नर पे रखा हुआ है। तो ये उन्होंने रियलाइज किया है कि ये स्टोर रूम रहा होगा। लेकिन इस ब्लॉक में 30-35 लोग विद्यार्थी रहते थे, उन्हीं के जनरल स्टोर नहीं था। इस लेवल से ये स्टडी हॉल था। ये राजा हर्षवर्धन कालीन का। नीचे का ब्लॉक ग्राउंड लेवल इंडिकेट गवर्नमेंट कर रही है कि ये गुप्त कालीन का है, गुप्त कालीन का है। तो गुप्त कालीन में उन्होंने इस लेवल को फिर ऊपर उठाया, दूसरा बिल्डिंग बना, तो तीसरा बिल्डिंग बना। तो वहाँ का लेक्चर स्टैंड वो था, ऊपर का हॉल वो था, लेकिन अभी टूटी फूटी हालत में भूकंपों से नष्ट हो गया है। अब आइए आपको हुए इंसान का कमरा हम दिखला रहे हैं। इसी में वो उनको रहने की अनुमति दिया शीलभद्र ने। इसमें इसका बड़ा गेट बना हुआ था और अंदर में जाते थे वो विपासना करते थे। तो उन्होंने डायरी में लिखा है, डायरी में लिखा है कि देयर आर 2 आइडेंटिफिकेशन इन माय लिविंग रूम। मेरे कमरे का 2 पहचान है, मेरे कमरे का 2 आइडेंटिफिकेशन है। एक कमरे में हमारे लिए मेडिटेशन केव था, जहाँ पर हम एंट्री करते थे और विपासना करते थे। और दूसरा उन्होंने पहचान दिया है कि मेरे निवास कमरे के सटे दीवार से एक श्राइन थी, जहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा था, छोटा टेम्पल था। उसमें अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इन द इवनिंग हम हमेशा प्रेयर करते थे। बुद्ध की मूर्ति को हम पूजा करते थे, इसलिए वहाँ पर 5 फुट की बुद्ध की मिट्टी की मूर्ति थी,
नष्ट हो गई है। पेडेस्ट्रल आप देखेंगे तो आप अनुमान करेंगे कि सही में ये पूजा स्थल उनका रहा होगा। इस कमरे से आप अनुमान करेंगे कि सही में उनको रहने की निवास स्थान रहा होगा। उनकी डायरी हमें जानकारी दे रही है। प्राचीन काल का ये पूजा स्थल है जिसमें देखने के बाद लोग रियलाइज करते हैं, लोग कंफर्म होते हैं ये सही में ये पूजा स्थल रहा होगा। ये प्लास्टर पहले का है, अभी का नहीं। ये प्लास्टर अभी भी जमीन को और दीवार को पकड़े हुए। इसमें 5 फुट की बुद्ध की मूर्ति मिट्टी की थी, वो आशीर्वाद मुद्रा में थी, वो नष्ट हो चुके हैं। लेकिन पैर का दाग लगा हुआ था मिट्टी का, इसमें लाइम प्लास्टर मिला हुआ था। इसमें भूटान के तिब्बत के लोग आते थे, हाँ, पैर को दाग को मिट्टी को खरोच करते हुए अपने घरों में पूजा करने के लिए ले गए हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा मिट्टी का पास बचा हुआ है। वो अर्ली इन दी मॉर्निंग एंड लेट इन दी इवनिंग वो इंसान यहाँ पूजा करते थे। देखिए ये स्वास्तिक है, इसमें आज के स्वास्तिक से एकदम अलग है। ये स्वास्तिक जो बना हुआ बीच में वो कुछ मिलता जुलता है आज के स्वास्तिक से, उसमें उगते हुए सूरज को दिखला रहा है। और दूसरा स्वास्तिक इसमें नारियल कोकोनट फ्रूट को जोड़ा है, उसमें 4 गो नारियल छोटा छोटा जुटा हुआ है। तो आज भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो नारियल फल को पवित्र मानते, फ्रूट को उसमें वर्शिप में लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 3 आपको स्वास्तिक दिखा रहे हैं जो कि आज से स्वास्तिक से वे अलग है। इसको किसी ने बनाया नहीं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 से ज़्यादा नहीं है। तो जितनी बुद्धिस्ट कंट्री से लोग आते हैं इनको अष्टांगिक मार्ग से जोड़ रखा है। देखिए इस तरह का ये हॉल जो देख रहे हैं बड़ा बड़ा 11 ब्लॉक है, जिसमें आप देखेंगे ये डबल चूल्हा है। एक डबल चूल्हा यहाँ है, एक चूल्हा यहाँ, एक चूल्हा वहाँ है। धातु को गलाते थे, धातु को गला करके तरह तरह की मूर्तियाँ बनाने की हाथों से उनकी कला सिखाई जाती थी। प्राचार्यों को रहने बैठने के लिए स्टैंड बना हुआ है, वो पूजा घर है, ये जल पीने के लिए कुआं है, और ये सब छोटा छोटा कमरा विद्यार्थियों को रहने के लिए है। बड़ा कमरा प्रोफेसर लोगों का है, प्राचार्य लोगों का। तो ये आपको छत नष्ट हो गया है, छत नष्ट हो गई है भूमिकंपों से, केवल स्मारक को आप लोग दर्शन करें। तो ये प्रैक्टिकल है। हाँ 10,000 विद्यार्थी, 1500 प्राचार्य, इसमें 11,500 कमरे बने थे। 9 मंजिला का था, 108 ब्लॉक था, लेकिन अभी 11 मिला है। तो अभी हम बिहार की धरोहर नालंदा खंडहर के कंपाउंड में प्रेजेंट हैं। वैसे तो खंडहर कहना बहुत तकलीफ देता है इस धरोहर को। तो हम आज एक गाइड से मिले हैं, इनसे थोड़ा बात करेंगे कि इस जो धरोहर है उसके बारे में इनका क्या ओपिनियन है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम कैलाश पासवान है। ठीक है, हम यहाँ के मार्गदर्शक हैं। इसके बारे में हम आप लोग को जानकारी देने के लिए जा रहे हैं। एक प्राचीन विरासत, प्राचीन विद्या का केंद्र रहा है। अच्छा अच्छा। उस वक्त में पढ़ाई लिखाई ज्ञान को प्रचार करने के लिए एकमात्र एशिया महादेश में प्रथम विश्वविद्यालय का प्रमाण इसको दिया गया है। अच्छा, मतलब इतना महत्व है, इतना पुराना ये यूनिवर्सिटी था जी, जिसमें 17 कंट्री के प्रतिनिधियों ने आकर के इसको इंक्वायरी किया। 1 हफ्ते तक इंक्वायरी चली। उसके बाद में इनको इम्पोर्टेंस को प्रमाणित करते हुए, रिगार्ड करते हुए, महत्व को प्रमाणित करते हुए 15 जुलाई 2016 को विश्व धरोहर विश्वविद्यालय सूची में जोड़ा है। 1 मिनट, मैं थोड़ा जो देख रहे हैं लोग उनको बता दूं कि जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो एक्चुअली
हमें बहुत सी जानकारियां जो है एक्चुअल में नहीं मिल पाती है, और इस कारण से हमें लगा कोई एक ऑथराइज्ड हमें गाइड चाहिए जो कि सही जानकारी दे, क्योंकि बहुत सारा गलत जानकारी भी ना बाहर में फैल रही है इसके बारे में। कुछ गलत इन्फॉर्मेशन जाता है, लोग का अलग अलग मान्यता है, वही उसी को इन्फॉर्मेशन बना देते हैं। तो इसलिए आप क्या प्रॉपर भारत सरकार के द्वारा ट्रेनिंग ले चुके हैं जी जी गाइड के लिए? जी। देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि इसे धरोहर है, ये एक्चुअली बिहार की धरोहर नहीं, पूरे भारत की धरोहर, विश्व की धरोहर है। एक समय था जब ये पूरा ज्ञान का सेंटर था यहाँ पे। आज जब नालंदा खंडहर बोर्ड में लिखा हुआ देखते हैं ना, तो बहुत तकलीफ होता है। अच्छा, ये बताइए, आप तो बहुत समय से इस कंपाउंड में है, क्या इसमें होना चाहिए कुछ सुधार? क्या क्या जरूरत है जो पूरा नहीं हो पा रहा है, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो और भी इसे डेवलप करने के लिए किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से? देखिए, ये जो आपने कहा कि खंडहर के रूप में जब हम देखते हैं तो हमें ये अच्छा नहीं लगता है। इसकी बनावट में भग्नावशेष रख सकते हैं। अच्छा, भग्नावशेष रख सकते हैं, मॉन्यूमेंट, स्मारक, पुरानी विरासत विद्यालय का भवन रख सकते हैं। लेकिन खंडहर से तो थोड़ा सा आदमी को महसूस होता है कि ये गलत नामांकन रखा गया है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि इस खंडहर में पर्यटकों को 2 तरह का टिकट प्रदान किया गया है। ठीक है। एक तो बाहरी से जो लोग आते हैं उनके 600 रुपया टिकट। अच्छा, ठीक है। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, जो 40 रुपया भी टिकट देते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नाम का, मतलब अंदर जो टूरिस्ट आते हैं उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी प्रबंध नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। कहीं बैठने के उनके स्थान नहीं है। अच्छा, कहीं पे वो जॉयफुल अपने लाइफ को नहीं बिता पा रहे हैं। ठीक है। आते हैं खंडरे में और खड़े खड़े चले जाते हैं। अच्छा, टॉयलेट वगैरह भी पहले इसमें नहीं टॉयलेट था? वगैरह बाद में बना है, इसी साल में आरंभ हुआ है। अच्छा, क्योंकि टॉयलेट इतना गंदा रहता था कि जिसमें पर्यटक लोग, विदेशी लोग इंटर नहीं कर पाते थे। तो अभी टॉयलेट जो बना है, जो आपको नया टॉयलेट मैंने आपको दिखलाया है। अच्छा, और कहीं पे गवर्नमेंट के बैठने का कोई उचित स्थान नहीं है। अच्छा, रेस्ट वगैरह करने का या कुछ ऐसा जो सामान्य जरूरत की चीजें होती है, पानी पीने वगैरह, रेस्ट करने के लिए टूरिस्ट के लिए, वो कुछ भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। नहीं, देखिए, लेकिन नया कैफेटेरिया बना है, उसको उद्घाटन अभी नहीं हुआ है। वो बिल्डिंग बना है लेकिन अभी उसको प्रारंभ नहीं हुआ है। अच्छा, इसमें बहुत काम होना चाहिए था। तो कौन आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये भारत सरकार जिम्मेदार है। अच्छा, ये भारत सरकार कुछ मतलब इस पे ध्यान नहीं दे रही है, जितना महत्व इस जगह का है। स्मारक में जहाँ तहाँ देख रहे हैं जंगलों की तरह साइड बना हुआ है। अच्छा, स्मारक की सफाई नहीं है, इसकी देखरेख नहीं है। इसका टेंडर पर कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, जब टेंडर होता है तो लेबर लोग, उनकी मजदूरी मिलती है, ठेकेदार लोग आते हैं, इसकी सफाई देखरेख करते हैं। लेकिन बैठने का स्थान नहीं है। बारिश होती है तो कोई शेड नहीं है। अच्छा, कहीं सुलभ शौचालय भी नहीं है। ठीक है। जो कि बाहर में पर्यटक आते हैं, टॉयलेट को खोदते हैं, उनकी काफ़ी परेशानी होती है। बारिश जब होती तो पर्यटकों को होटलों में कोई बैठने का स्थान नहीं मिलता है। अच्छा, टिकट इतना दर पर मिला हुआ है, और वो खरबों रुपया से आमदनी होता है पर्यटकों से, लेकिन उनकी व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं। देखिए, ये हमारा ओपिनियन नहीं है। आज मैं इसीलिए एक ऐसे आदमी को पकड़ा हूं जो 24/7 अगर मैं कहूं तो दिन भर इस कंपाउंड में रहते हैं। ये यहाँ की समस्या हमसे बेहतर जानते हैं। इसीलिए ये जो नालंदा खंडहर है, ये नाम हालांकि सही नहीं है, लेकिन खंडहर बनाने में कहीं ना कहीं सरकार का जरूर हाथ है। जैसा इनका कहना है कि यहाँ न टूरिस्ट के लिए कोई अच्छा व्यवस्था है बैठने के लिए, न पानी पीने के लिए, डस्टबिन है। ये एक विरासत है, ये एक विरासत है जिसको बचाना चाहिए, और आपको टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए सुविधाएं देना चाहिए। और अगर ये सारी चीज नहीं है तो इसके जिम्मेदार पूरी तरह सरकार है। आप क्या कहते हैं सर? ये भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। बिहार सरकार का कोई इसमें रोल है? जी नहीं, बिहार सरकार का नहीं, उसमें नहीं। देख रेख उनके अंडर में भारत सरकार की, मतलब गवर्नमेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग अक्सर शिकायत करते हैं बिहार में बहुत सारा जगह है लेकिन टूरिस्ट नहीं आता है, लेकिन टूरिस्ट अगर नहीं आ रहा है तो उसके जिम्मेदार पूरी तरह सरकार है। आज ये खंडहर की स्थिति में है, अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है फिर से गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये खंडहर एक फिर से इतिहास दोबारा बन के रह जाएगा। आज थोड़ा बहुत दीवार जो भी दिख रहा है, गवर्नमेंट अगर ऐसे ही उदासीन रही तो एक ईंट भी यहाँ पे नहीं दिखेगा।
हम लोग शिकायत करने के हकदार नहीं है कि यहाँ बिहार में टूरिस्ट क्यों नहीं आता है। इसका जिम्मेदार पूरी तरह सरकार है। आज हम पूरी कंपाउंड घूम के आ रहे हैं, अंदर में इतना बड़ा जगह है, ये इतना इंपॉर्टेंस है, हिस्टोरिक जगह है ये, लेकिन सरकार की नज़र यहाँ पे नहीं पहुँचती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस कंपाउंड में 24/7 रहने वाले ये गाइड्स ही कह रहे हैं, जो टूरिस्ट को दिन रात यहाँ पे दिन भर घुमा रहे हैं। तो ऐसे में मैं सरकार से अपील करता हूं, मैं इनके द्वारा बुलवाना चाहता हूं, आप क्या क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से, क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे? इसमें व्यवस्था लोगों को बैठने का हो, बारिश में बचने का शेड बना हुआ हो, ठीक है, और जो टिकट ऑनलाइन से चलती है, ठीक है, वो टिकट आपको इन कैश होना चाहिए। अच्छा, दूसरा चीज है कि पर्यटकों को जो 600 रुपया टिकट है, टिकट भी समान होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज है कि यदि ऑनलाइन में टिकट मिलता है तो अधिकतर पर्यटक लोग देखने के लिए जो आते हैं इन कैसे वो लौट जाते हैं। अच्छा, क्योंकि अंदर कुछ व्यवस्था नहीं रहता है। क्योंकि उनको इनका किसी को एटीएम से नहीं निकलना पड़ता है, टिकट नहीं निकाल पाते हैं। अच्छा, तो वो व्यवस्था नहीं रहने के कारण वो पर्यटक लोग बंगाल के, कर्नाटक के और सब देश के, और अब बिहार को, पटना को सब लोग लौट जाते हैं। मतलब आपको भी यही लगता है हाँ। कि जो टूरिस्ट नहीं आते हैं, टूरिस्ट की जो कमी है बिहार में, कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है। हाँ। क्योंकि इतना बड़ा वर्ल्ड हेरिटेज साइट को अगर मेंटेनेंस नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, तो टूरिस्ट क्यों आएगी यहाँ पे? हाँ। आप फॉरेनर को यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं देते हैं, पानी पीने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट के लिए जगह नहीं है, वो आके क्या फीडबैक देंगे अपने कंट्री में? उसमें इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, उनको बैठने उठने के जॉयफुल करने के लिए व्यवस्था, हर जगहों पर चेयर लगा हुआ रहना चाहिए, और डस्टबिन 200 गज की दूरी पर हमेशा डस्टबिन इसमें लगा रहना चाहिए। सफाई की व्यवस्था गेट पर नहीं हो पाता है, उसकी अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं हो पाता है। जो चिड़िया वगैरह पर खाना फिरता है, गेट पे गंदा बना हुआ रहता है, जिसमें पर्यटकों को बारिश में बहुत बदबू होता है, इससे पर्यटक लोग नहीं टिक पाते। देखिए, यहाँ पे मैं जिक्र करूंगा थोड़ा इतिहास का। एक बख्तियार खिलजी था जिसने इस धरोहर को खंडर बनाया था, लेकिन आज सरकार दूसरी बख्तियार खिलजी है जो इस धरोहर को खंडर बना रही है। ये जो दीवारें दिख रही है, अगर यही हालत रहा तो एक एक ईंट भी नहीं दिखेगी, इसके ये हिस्ट्री में दफन हो जाएगा कहीं। तो सरकार को जागना चाहिए, और सरकार के जो आदमी हैं हम उनसे खुद बात कर रहे हैं, इनकी मांग को सुनना चाहिए, ताकि फॉरेन टूरिस्ट जब यहाँ पे आए तो अपने कंट्री में अच्छा फीडबैक दे, हमारे यहाँ भी कुछ टूरिस्ट आए। इतना अच्छा, इतना बड़ा धरोहर को हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारे टूरिज्म सेक्टर के लिए एक तमाचा है सरकार पे। और वहाँ जो टिकट जो कटती है, जहाँ पर पर्यटक लोग घंटों तक खड़े रह जाते हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, और टिकट बहुत कठिन से ऑनलाइन से मिलता है। अच्छा, मतलब वहाँ जो लाइन में खड़े होते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है? अगर धूप है तो आप खड़े रहिए, कोई व्यवस्था नहीं है। अगर बारिश हो रही है तो आप भीगते रहिए। हाँ। तो ये बात सरकार को सुनना चाहिए और इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप वर्ल्ड हेरिटेज की साइट को मेंटेन नहीं कर पा रहे तो हम आपसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? और ये हमारा नहीं कहना है, हम अभी कुछ टूरिस्ट से भी बात करेंगे, देखते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि ये फीडबैक किसी भी धरोहर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब फॉरेनर यहाँ पे आते हैं, अपने कंट्री में जाके फीडबैक देते हैं, तभी उसी के रेफरेंस से यहाँ पे पर्यटक लोग आते हैं। अगर आप एक टॉयलेट नहीं दे सकते हैं, पानी पीने के लिए जगह नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, तो ये कैसा फीडबैक जाएगा ये दूसरी कंट्री में? इसके लिए हम चलते हैं अब कुछ टूरिस्ट के पास, जिनसे पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये हमारा नालंदा धरोहर है, लेकिन सरकार सो चुकी है। ये बख्तियार खिलजी पहला था जिसे उसने खंडर बनाया, अब खंडर बन रहा है, तो उसमें दूसरा बख्तियार खिलजी गवर्नमेंट है। अब हम चलते हैं कुछ पब्लिक की तरफ। मतलब घूमने आए यहाँ पे, क्या आप यहाँ के व्यवस्था से सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल नहीं। क्या क्या होना चाहिए जो नहीं है? साफ सफाई होना चाहिए, ठीक है ना, और शौचालय का कमी है, पानी पीने का पानी का अभाव है, ठीक है, यही सब है। जैसे ये एक हेरिटेज साइट है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हमारा बिहार का धरोहर है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि धरोहर के हिसाब से कुछ प्रबंध है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत शौक से घूमने आते हैं, बहुत दूर दूर से घूमने आते हैं। जैसे गाइड साहब अभी बता रहे थे कि टूरिस्ट के लिए, जो फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं ना, उनके लिए बैठने तक का जगह नहीं है। 1600 साल पहले का है टोटल ये। आज भी मेंटेनेंस जो है प्रॉपर वे में नहीं होता है। अच्छा, तो इसके लिए आपको क्या लगता है जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट है।
गवर्नमेंट है जिम्मेदार। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो इसका मेंटेनेंस का काम कर रही है। ठीक है, तो मेंटेनेंस का काम जो नहीं हो रही है सरकार की तरफ से, मैं चाहूँगा एज ए टूरिस्ट आप कुछ सरकार से मांग रख सकते हैं इसके डेवलपमेंट के लिए, क्या क्या होना चाहिए। मैं चाहता हूँ आप अपने तरफ क्या क्या डिमांड करना चाहेंगे इस जगह को बचाने के लिए। बचाने के लिए जैसे जो भी टूरिस्ट आते हैं तो उसके लिए प्रॉपर जो है सीटिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है। जगह जगह पर जो है ड्रिंकिंग वाटर का जो है प्रबंध होना चाहिए। अच्छा, मतलब ये तो बेसिक चीज़ है जो आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी छोटे जगह पे भी टूरिस्ट प्लेस पे जाएंगे, ये बेसिक चीज़ मिलती है कहीं भी चले जाएं। बहुत सारा चीज़ है। 11 किलोमीटर में ये पूरा एरिया है। जैसा कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा था पहले, तो 11 किलोमीटर का जो है खोज करना चाहिए अभी भी गवर्नमेंट को। अच्छा, मतलब जमीन के अंदर में जो अवशेष है उसको निकाल करके बाहर में डेवलप करना चाहिए था। अच्छा, मतलब अब ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, ना तो डेवलप कर रही है इसको, ना तो प्रबंध कर रही है कुछ जो भी बचा हुआ है उसको बचाने के लिए, और ना आगे एक्सकेवेशन का काम कर रही है कि कुछ और भी निकले। मतलब एक धरोहर है बिहार में, ये हमारा नहीं, पूरे वर्ल्ड का धरोहर है। सर आपका क्या नाम है? शैलेश कुमार। शैलेश कुमार जी ने जैसे कहा, ये पूरे विश्व की धरोहर है। हम एक आम आदमी एज ए टूरिस्ट सबको पता चल रहा है ये धरोहर है, लेकिन सरकार को ये समझ में नहीं आ रही है कि ये विश्व धरोहर है, उसको बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैं चाहता हूं सरकार से कि वो जागे और यहाँ पे खुद आए, अपने जो अधिकारी हैं उनको भेजे और एक प्रॉपर सर्वे हो कि क्या क्या जगह है, क्या होना चाहिए टूरिस्ट के लिए, फॉरेनर जो टूरिस्ट आते हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, लोकल टूरिस्ट के लिए क्या होना चाहिए, टिकट का जो प्रॉपर प्राइस है वो क्या होना चाहिए। बेसिक नीड, मेरी ज़्यादा कुछ मांग नहीं है, लेकिन जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट को बचाने के लिए बेसिक चीज़ चाहिए वो यहाँ पे होना आवश्यक है। क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं, जो लोग भी टूरिस्ट आते हैं, उनका फीडबैक ही होता है जो और भी टूरिस्ट को आने के लिए यहाँ पे अट्रैक्ट करता है। अगर वो फीडबैक गलत गया तो हमारा टूरिज्म बंद हो जाएगा बिहार में, जो ऑलरेडी एक तरह से बंद हाल में पड़ा हुआ है, और इसके जिम्मेदार पूरी तरह सरकार है। गाइड जी का यही भी कहना है, ये टूरिस्ट हैं, एज ए टूरिस्ट घूमने आए हैं, उनका भी यही कहना है। और मैं भी जहाँ तक अभी घूमा हूँ मैंने भी यही देखा है कि सरकार की साफ कमी यहाँ पे दिखती है। मैं घूमने नहीं आया था यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है ये जगह मैं ऑलरेडी घूम चुका हूँ, लेकिन मैं देखने आया था कि अब क्या इसमें तरक्की कुछ हुआ है, सरकार क्या कुछ अलग व्यवस्था की है। क्योंकि मैं 5-10 साल पहले भी जैसे आया था वो आज भी वही व्यवस्था पाई जा रही है। तो सरकार, मुझे नहीं पता कि जो विश्व धरोहर उसको कैसे देखती है, लेकिन हम एज ए टूरिस्ट, एज ए सिटीजन ये चाहते हैं कि हमारा जो ये धरोहर है, ये हमारा धरोहर विश्व धरोहर है और उसको जरूर बचाना चाहिए।